सो हेलो स्टूडेंट्स, इकोलॉजी के सेक्शन में आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी की, जो नीट और नेट दोनों में एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है और टॉपिक है। और इसका वेटेज भी इकोलॉजी के सेक्शन में या फिर दोनों एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा है। तो आइए बात करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी की। पॉपुलेशन इकोलॉजी में पहले हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन है क्या। सो पॉपुलेशन इज़ अ नियर परमानेंट ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग। पहले तो ये वर्ड है इंटरब्रीडिंग, यानी कि वो इंडिविजुअल जो इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और वो पाए जाते हैं किसी एक स्पेसिफिक स्पेस और जियोग्राफिकल एरिया और पर्टिकुलर टाइम में। स्पेसिफिक स्पेस मीन्स ये नहीं कि, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि एक स्पेसिफिक स्पेस में पाए जा रहे हैं। पॉपुलेशन की मैं बात करूंगा, जैसे मैं बात करूंगा कि ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया। सो ह्यूमन पॉपुलेशन तो वर्ल्ड वाइड है, लेकिन जब मैं पॉपुलेशन की बात करूंगा तो एक मैंने एक स्पेस डिफाइन किया, इंडिया। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करता हूं तो एक मैंने स्पेस डिफाइन किया, वर्ल्ड, ग्लोबली। ठीक है, तो स्पेस को डिफाइन करना यानी कि एक पर्टिकुलर स्पेस और पर्टिकुलर टाइम, जो ये दोनों की बातें अगर मैं बात करूंगा तब जाकर मैं पॉपुलेशन के डेफिनेशन को अच्छे से कह पाऊंगा। तो वह इंडिविजुअल स्पेशीज के, वह इंडिविजुअल सेम स्पेशीज के इंडिविजुअल जो इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं किसी स्पेस पर, स्पेसिफिक समय पे, किसी स्पेसिफिक स्पेस पे उनकी जो काउंटिंग है, अगर मैं अच्छे से कहूं, जो उनकी एक काउंटिंग है स्पेसिफिक स्पेस और स्पेसिफिक टाइम पर, वह कहलाएगी उसकी पॉपुलेशन। जैसे कि यहां पर आप फोटो देख रहे हैं कि क्रैब्स हैं, तो क्रैब्स की पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया, एक किसी कोस्टल एरिया या सी साइड्स पे अगर मैं कहूं, उस समय जहां मैं अगर एक बीच पे जाता हूं, एक सी साइड पे घूमने जाता हूं और वहां पे पॉपुलेशन में क्रैब्स को काउंट करता हूं, तो मैं कहूंगा कि क्रैब की पॉपुलेशन इस समय 2025, 2026 इस समय इस जगह पर इतनी है। यानी कि मुझे काउंटिंग के साथ साथ स्पेस, जगह और टाइम को भी बताना पड़ेगा। इसी के साथ जो दूसरा जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी में, ये है डेम। डेम क्या है कि लोकली इंटरब्रीडिंग ग्रुप, यानी पॉपुलेशन तो है पर वह कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरे, यानी कि एक लार्जर पॉपुलेशन की बात मैं कहूं, लार्जर पॉपुलेशन की बात कहूं, जैसे जैसे मैं कहता हूं ह्यूमन पॉपुलेशन ग्लोबली, ठीक है, या फिर क्रैब की पॉपुलेशन इन ओशियन। तो क्रैब की पॉपुलेशन इन ओशियन, और या मैं एक कोस्टल एरिया पे कहता हूं, तो वो भी सारे क्रैब, वर्ल्ड वाइड सारे क्रैब एक लार्जर पॉपुलेशन को बताते हैं। और साथ ही साथ अगर वो इंडियन कोस्टल एरिया के क्रैब्स हैं, सेम स्पेशीज के इंडियन ओशियन में वो क्रैब हैं, तो मैं उसको कहूंगा डेम, क्योंकि छोटे छोटे डेम ही मिलके एक लार्ज पॉपुलेशन या कंप्लीट पॉपुलेशन को बना रहे हैं। तो ये है डेम। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है वह है मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन क्या है? ये ग्रुप ऑफ डेम, मैंने कहा ना कि डेम एक सेपरेटेड, आइसोलेटेड, जियोग्राफिकल आइसोलेटेड या डिस्टेंस और फार फ्रॉम ईच अदर, ये पॉपुलेशन है। तो इनको जब मैं इकट्ठा कर देता हूं, ग्रुप ऑफ डेम ऑफ द सेम स्पीशीज दैट आर सेपरेटेड बाय स्पेस। ओके, ये स्पेस से तो सेपरेटेड है बट रेगुलरली एक्सचेंज इंडिविजुअल्स बाय द माइग्रेशन, साथ ही साथ फॉर द रिप्रोडक्शन। ओके, तो ब्रीडिंग, इनके लिए आपस में ये एक्सचेंज तो करते हैं। जैसे मैं बात करूंगा फिश की, द बेस्ट एग्जांपल इज फिशेस। सो फिश का जो ग्रुप है, आपको पता है कि फिश क्या है, माइग्रेट करती रहते हैं या फिर वो स्विम करते रहते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया पे भी जाते रहते हैं। सो मेटा पॉपुलेशन फिश की है, जो कि जो फिशेस हैं वो अलग अलग जगहों पर हैं या डिस्टेंस पर हैं, या वो स्पेस या एक दूसरे से स्थान से सेपरेट तो हैं, पर वो रेगुलरली, वो कभी कोई इंडिविजुअल यहां से उधर चला गया, कभी इंडिविजुअल उधर से इधर आ गया, यानी कि माइग्रेशन, इमिग्रेशन, ये सारी चीजें उसमें हो रही हैं। तो इसको मैंने कहा मेटा पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस की बात करें, ग्लोबली क्या है, हम मेटा पॉपुलेशन की बात करें, ग्लोबली कर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब चाहे वो कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट से हम दूसरे कॉन्टिनेंट जा रहे हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट से फर्स्ट कॉन्टिनेंट में आ रहे हैं, ठीक है, तो ये मूवमेंट होती रहेगी।
तो इसको मैंने कहा मेटा पॉपुलेशन। एक कॉन्टिनेंट की बात मैं करूं तो उसको मैंने कहा डेम। ये है पॉपुलेशन की दो सिंपलेस्ट डिविजन्स, डेम एंड मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन जो टर्म था वो रिचर्ड लेविस 1970 में फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज किया। ओके, तो मेटा पॉपुलेशन टर्म फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय द रिचर्ड लेविस 1970। अब मैं बात करूंगा ऑर्गेनिजम्स टाइप्स की। अगर मैं मल्टी ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, मल्टी ऑर्गेनिज्म मींस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, सो वो दो तरह के हैं, यूनिटरी ऑर्गेनिजम्स एंड मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिटरी ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? स्ट्रिक्टली डिफाइन नंबर्स पार्ट्स सच एज लेग्स, आईज, विंग्स। इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड है कि नंबर ऑफ लेग्स कितने होंगे, नंबर ऑफ आईज, नंबर ऑफ विंग्स, राइट। जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड है। और ये डिफाइन कब होते हैं? ये डिफाइंड होते हैं इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इस्टेब्लिशमेंट या फिर इनका डिफाइन ये कर दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं मंकी की तो दो फोर लिम्स हैं, दो हाइंड लिम्स हैं, वेल डिफाइंड है, ठीक है जी। और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिटरी ऑर्गेनिजम्स। इन्हीं के कंट्रास्ट जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर, यह है मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? नीदर टाइमिंग नॉर फॉर्म इज प्रेडिक्टेबल। कब और कितने, ये डेफिनेशन, जैसे कि हमने कहा कि ऑर्गन्स वेल डिफाइंड है और ये ऑर्गन्स डिफाइंड हो जाते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, एम्ब्रियोनिक स्टेज के समय। पर अगर ये डिफाइंड ना हो और इनका डिफाइन करने का समय भी ना डिफाइन हो, निश्चित हो, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे मॉड्यूलर ऑर्गेनिज्म। सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लांट्स के ब्रांचेस। ओके, तो एक ही प्लांट है, आपके यहां हो सकता है उसके ब्रांचेस ज्यादा हो, मेरे यहां उस प्लांट के ब्रांचेस कम हो। या फिर टेंटिकल्स ऑफ द सिलेंट्रेट और सेसाइल इनवर्टिब्रेट्स, कितने टेंटिकल्स होने हैं एक ही स्पीशीज के, एरिया वाइज ये भी डिफाइंड नहीं है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स, एक एग्जांपल मैंने प्लांट से दे दिया, एक एग्जांपल मैंने आपको एनिमल से दे दिया, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स के दो और कैटेगरी हैं, यानी कि टू सब कैटेगरीज ऑफ द मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स। क्या है? जेनेट एंड रैमेट। ये जेनेट और रैमेट क्या है, ये देखिए। जेनेट अराइजेस फ्रॉम सीड। जेनेट वह सब कैटेगरी है मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स की जो सीड से बनते हैं, यानी प्लांट्स, जो सीड से प्लांट्स बन रहे हैं। और रैमेट वह कैटेगरी है जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि रूट और शूट से डेवलप होते हैं। तो मॉड्यूलर again divided into two subcategories. One is a genet and second is a ramet. Genet arise from seed and ramet from root or shoot as vegetative propagation. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एलिफेंट ईयर, जो हमारे घरों में भी होता है। अब एक प्लांट है, जो सेंटर का प्लांट आप देख रहे हैं, ये सपोज इसकी जो ओरिजिन है ये सीड से हुई, और फिर इसके रूट या इसके लीफ से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से रैमेट, यानी कि छोटे छोटे कई और प्लांट्स बने। तो ये एग्जाम्पल है जेनेट और रैमेट का। ये रैमेट के एग्जाम्पल्स हैं और ये जेनेट का एग्जाम्पल है। नाउ अब बात हो रही है पॉपुलेशन इकोलॉजी की। तो आइए देखते हैं कि पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्या, और ये पॉपुलेशन इकोलॉजी एक्चुअली है क्या। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस एंड हाउ दे चेंज्ड। हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, उनकी क्या डायनामिक्स है, कितनी बर्थ हो रही है, कितनी डेथ हो रही है, बर्थ रेट क्या है, जनरेशन गैप क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसे हो रही है,
इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, डिक्लाइन पॉपुलेशन है, ये सारी स्टडी हम बात करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी में। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस एंड हाउ दे चेंज्ड ओवर द टाइम कॉल्ड द पॉपुलेशन इकोलॉजी। इसके कैरेक्टर्स क्या हैं? पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? डेंसिटी, नेटिलिटी, मोटिलिटी, पॉपुलेशन डिस्पर्सल, डिस्ट्रीब्यूशन, बायोटिक पोटेंशियल एंड एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, यानी कि एरिया में कितने इंडिविजुअल्स हैं। नेटिलिटी, बर्थ रेट क्या है। मोटिलिटी, डेथ क्या है। पॉपुलेशन डिस्पर्सल क्या है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। बायोटिक पोटेंशियल का क्या इंपैक्ट हो रहा है, इनकी बायोटिक पोटेंशियल क्या है अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का। और एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, हाउ एनवायरमेंट रेजिस्ट और कंट्रोल द पॉपुलेशन साइज। ये कुछ पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है पॉपुलेशन इकोलॉजी में। सो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी है नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम। सीधी सी बात है कि कितने इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में गिवन टाइम में प्रेजेंट हैं, ये उसकी डेंसिटी है। अगर ये उसकी डेंसिटी है तो फिर हम बात करेंगे कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसको कैलकुलेट हम करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मींस n डिवाइडेड बाय स्पेस और एरिया और s। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने इंडिविजुअल्स हैं, मींस कि नंबर ऑफ, सपोज दैट कि 1000 इंडिविजुअल्स 2 किलोमीटर स्क्वायर में है, तो ये आप डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 500, तो ये आपकी आ जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी। सो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाय द स्पेस। अब स्पेस एक है क्या, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज मैं बता दूं। देखिए स्पेस हम मेजर कैसे करते हैं, दो तरह के स्पेस हैं अगर मैं नॉर्मली बात करूं। पहला है एक्वेटिक स्पेस। एक्वेटिक स्पेस जो है वो 3 डायमेंशनल है, यानी कि इसका ये जो स्पेस मैं लूंगा किसी भी पॉपुलेशन की स्टडी के लिए, चाहे मैं इतने जगह लूं और चाहे मैं एक बड़ी सी जगह लूं किसी भी पॉपुलेशन की स्टडी या डेंसिटी निकालने का, तो ये निकलेगा क्यूबिक मीटर में। ये हमेशा 3 डायमेंशनल होगा और ये निकलेगा क्यूबिक मीटर में। और उसी के कंट्रास्ट अगर मैं किसी ग्रास लैंड की बात करूं तो ये निकलेगा मीटर स्क्वायर। तो जो स्पेस की मैं बात कर रहा हूं, तो स्पेस मेजर्ड इन एक्वेटिक हैबिटेट इन 3 डायमेंशन क्यूबिक मीटर। अक्सर हम यहां पे फेल कर जाते हैं क्योंकि हमें डेंसिटी में क्या होता है, डिवाइडेड बाय एरिया। सो वाटर में क्या करूं, तो वाटर में हमेशा आपने क्यूबिक मीटर लेना है, वहां पे मीटर स्क्वायर नहीं लेना है, यानी कि वो 3 डायमेंशनल। और जब टेरेस्ट्रियल की बात आएगी वहां स्क्वायर मीटर की बात आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये बात हुई स्पेस। डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो 2 तरह की डेंसिटी है, क्रूड डेंसिटी एंड स्पेसिफिक डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी क्या है कि बड़ा सा एरिया, मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था एक फंडामेंटल निश और रियलाइज्ड निश की। फंडामेंटल निश मींस की एरिया वेयर इंडिविजुअल्स कैन सर्वाइव, द एरिया बिटवीन विच द इंडिविजुअल्स कैन सर्वाइव, दैट इज अ फंडामेंटल निश। मैं कहां तक रह सकता हूं, मैं कहां तक सर्वाइव कर सकता हूं, दैट इज माई फंडामेंटल। बट वेयर एक्चुअली वी आर एग्जिस्टिंग, जहां पे हम एक्चुअल रह रहे हैं, वो है हमारी रियलाइज्ड निश। तो इसी तरह क्रूड डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी है। क्रूड डेंसिटी मींस मैं टोटल एरिया ले रहा हूं, जहां तक स्पीशीज हमारी सर्वाइव कर रही है, कर सकती है, करना चाहिए। और स्पेसिफिक डेंसिटी है स्पेसिफिक एरिया वेयर एक्चुअली स्पीशीज आर एग्जिस्टिंग। सो डेंसिटी भी 2 तरह से है, क्रूड डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी। ये बेसिक डिफरेंस है क्रूड और स्पेसिफिक डेंसिटी का। इसके बाद मैं बात करता हूं सैंपलिंग मेथड की। अब मुझे अगर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो सैंपलिंग करनी होगी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। मैंने बात कर ली स्पेस की कि एक्वेटिक है तो 3 डायमेंशनल है,
क्यूबिक मीटर है, और अगर टेरेस्ट्रियल है तो मीटर स्क्वायर है। पर मुझे इंडिविजुअल भी काउंट करना होगा। इंडिविजुअल भी काउंट करने का कई तरीके हैं। दो मोस्ट कॉमन तरीका जिस पे क्वेश्चन भी आता है एग्जामिनेशन में, और हम प्रैक्टिकल भी करते हैं अपने प्रैक्टिकल क्लासेस में, क्योंकि इंडिविजुअल काउंट करना भी एक इजी टास्क है नहीं, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स मूविंग हैं, वो कॉन्टिन्यूस मूव करते हैं, या उनको वो मिक्स हो जाते हैं, आपको पता नहीं कर पाते हैं कि आप इनको पहले काउंट किया था कि नहीं किया था। तो सैम्पलिंग मेथड्स एक साइंटिफिक मेथड्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे। दो सैम्पलिंग मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला है यूज ऑफ क्वाड्रेट्स, जो हम शायद अपने प्रैक्टिकल के क्लासेस में भी करते हैं। क्वाड्रेट्स जो 1 by 1 का एक एरिया का एक क्वाड्रेट्स होता है, इस क्वाड्रेट्स को हम लेते हैं मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल ग्रासलैंड्स में हम इसको यूज करते हैं, नंबर ऑफ ग्रास और माइट बी सम टाइम सम इंसेक्ट्स काउंट्स के लिए। तो ये क्वाड्रेट्स है, एक उस क्वाड्रेट्स में जो स्क्वायर बने हैं उस स्क्वायर के हिसाब से ये समझ जाइए कि ये जो बड़ा सा लास्ट हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, ये जो क्वाड्रेट है ये मेरा एक हैबिटेट है, या एरिया है, और यहाँ बीच बीच में माइक्रो हैबिटेट्स हैं। ये जो स्मॉल स्क्वायर आप देख रहे हैं माइक्रो हैबिटेट्स हैं, और उसी हिसाब से हम काउंट करते चलेंगे कि किस स्क्वायर में किस माइक्रो हैबिटेट्स में कौन से स्पीशीज के कितने नंबर पाए गए। ठीक है जी, तो ये हो गया क्वाड्रेट्स का। ये प्रैक्टिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम थ्योरी में प्रैक्टिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बड़े रेयर आते हैं। पर जो दूसरा एग्जाम्पल है और दूसरा मेथड है कैप्चर एंड रिकैप्चर मेथड, इस पे क्वेश्चन आता है। कैप्चर रिकैप्चर मेथड एक ऐसी टेक्निक है जो कि हम यूज करते हैं मोबाइल एनिमल्स के लिए, वो एनिमल्स जो मूव करते रहते हैं, सच एज इंसेक्ट्स। ठीक है जी, या और भी जो बर्ड्स या कोई और एनिमल्स के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये कैप्चर एंड रिकैप्चर मेथड है जो कि यूज हो रहा है हमारे मोबाइल एनिमल्स के लिए, सच एज इंसेक्ट्स। आइए एग्जांपल से समझते हैं, जो क्वेश्चन आया भी था उसी क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैप्चर एंड रिकैप्चर मेथड है क्या। कैप्चर्ड एंड रिकैप्चर मेथड जब मैं बात करूं, क्वेश्चन है अ ग्रास हॉपर पॉपुलेशन इज बीइंग असेस्ड बाय कैप्चर मार्क रिलीज रिकैप्चर मेथड। देखिए ये इवेंट बता रहा है कि इवेंट एक्चुअली है क्या। इवेंट है आपका कैप्चर मार्क रिकैप्चर मेथड। ठीक है जी, कैप्चर मार्क रिलीज रिकैप्चर मेथड। सो फर्स्ट डे क्या हुआ, जब मैं फील्ड पे गया तो फर्स्ट डे क्या हुआ कि मैंने 100 ग्रास हॉपर्स को कैच किया इन 1 आवर। इन 1 आवर मैंने 100 ग्रास हॉपर को कैच किया, मैंने उनको मार्किंग की, टैगिंग करी और उनको रिलीज कर दिया। जब मैं नेक्स्ट डे उसी फील्ड में गया तो मैंने रिकैप्चर किए 10 मार्क्ड, यानी कि जो 100 मैंने एक दिन पहले कैप्चर किए थे, जब दूसरे दिन मैं कैप्चर करने गया तो मैंने फिर 100 कैप्चर किए, पर उन 100 में से 10 जो हैं वो मार्क्ड थे, यानी कि वो पहले वाले थे, और जो 90 थे वो अनमार्क्ड थे, यानी वो नए ग्रास हॉपर इस बार मेरे पकड़ में आए। सो could be found in same time period from the same area। सेम एरिया था, सेम टाइम था, टाइम की भी नहीं आपकी मॉर्निंग किया इवनिंग किया। आपको जब हम प्रैक्टिकली जाते हैं तो हमें टाइम और एरिया ये बड़े डिफाइंड करके स्पेसिफिक रखने पड़ते हैं। तो व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज इन द गिवन एरिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज ग्रास हॉपर की वहां पर क्या है जहां पर मैं ग्रास हॉपर को पकड़कर मार्किंग की। सो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है R अपॉन T। R मीन्स मार्क्ड कैप्चर्ड, T मीन्स टोटल इन सेकेंड सैंपल, M मीन्स मार्क्ड इनिशियली, एंड N मीन्स टोटल पॉपुलेशन साइज, यानी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज वो जो पूछ रहा है क्वेश्चन, ये हमें फाइंड आउट करना है। फिर इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा,
m यानी कि मार्क्ड इनिशियली मल्टीप्लाई बाय टोटल इन सेकेंड सैंपल डिवाइडेड बाय r मींस मार्क्ड रिकैप्चर। अब मेरे पास मार्क्ड इनिशियली कितना था, फर्स्ट डे मैंने 100 कैप्चर किया था, इसके साथ ही साथ टोटल सेकेंड सैंपल में मैंने कितना कैप्चर किया, वो भी 100 किया, मार्क और अनमार्क दोनों मिला के, और साथ ही साथ मार्क रिकैप्चर कितना हुआ मेरा, वो हुआ 10। सो 0 से 0 अगर मैं कैंसिल करता हूं तो ये बनता है 1000, यानी टोटल एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज इन द गिवन एरिया ऑफ द ग्रासहॉपर is 1000. So 1000 grasshoppers are there in the particular area where I did this experiment, or to know the population size of the grasshopper at the particular area. So ये बड़ा इंपॉर्टेंट और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, R अपॉन टी से ना याद करें, मार्क्ड यानी सेकेंड डे मैंने मार्क्ड कितना कैप्चर रिकैप्चर किया, डिवाइडेड बाय टोटल इन अ सेकेंड सैंपल, उसमें मार्क्ड अनमार्क्ड दोनों रखना है। अनमार्क यानी कि आपने 10 माइनस करके 90 आपने रख दिया, नहीं, 10 यानी कि टोटल 100 मैंने किया जिसमें से 10 मार्क था और 90 अनमार्क था, तो 10 तो मैं ऊपर लिख दिया r की जगह, नीचे 100 एंड इक्वल टू m मींस की मार्क्ड इनिशियली भी मैंने 100 ग्रासहॉपर कैच किए था, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन साइज और एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज जो मुझे निकालना है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से मैं सैंपल एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज ले सकता हूं जो डेंसिटी के फॉर्मूले में मैं रख सकता हूं, और इस मेथड को हमने कहा कैप्चर एंड रिलीज देन रिकैप्चर मेथड। इसके बाद मैं बात करूंगा नेटेलिटी की। नेटेलिटी क्या है? नेटेलिटी इज अ बर्थ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन, यानी कि किसी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल जन्म ले रहा है उसका जो बर्थ है उसको हमने कहा नेटिलिटी। और नेटिलिटी रेट क्या है? तो नेटिलिटी रेट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड पर फीमेल पर यूनिट टाइम। देखिए इकोलॉजी में स्पेस और टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो हमें यह बार बार डिफाइन करना पड़ता है कि स्पेस डिफाइन करना पड़ता है और साथ ही साथ हमें डिफाइन करना पड़ता है टाइम, ठीक है। सो इंडिविजुअल प्रोड्यूस पर फीमेल, हर एक फीमेल किसी पॉपुलेशन की कितने इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रही है पर यूनिट टाइम, ओके, एक पर्टिकुलर टाइम में या हर एक इंटरवल में, हर पर्टिकुलर टाइम में, उसको हमने कहा नेटिलिटी, ओके, यानी पर ईयर, पर आवर, पर मंथ, ओके, per 10 year, whatever the unit time according to the species and their nature of natality or production is called natality. So natality rate, natality क्या है? Simple birth of the individual, और natality rate क्या है? natality rate है कि कितने इंडिविजुअल पर फीमेल पर यूनिट टाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं, that is a natality rate. So the maximum natality or the birth rate achieved under ideal conditions is called biotic potential. अब मैं बात करूंगा बायोटिक पोटेंशियल, स्पीशीज के बायोटिक पोटेंशियल की। सो बायोटिक पोटेंशियल की क्या बात करूंगा? तो बायोटिक पोटेंशियल क्या है? बायोटिक पोटेंशियल है मैक्सिमम नेटिलिटी और द बर्थ रेट अचीव अंडर द आइडियल कंडीशंस। हमें पता है आइडियल कंडीशंस जल्दी नहीं मिलते हैं, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। सो मैक्सिमम नेटिलिटी और द बर्थ रेट अचीव्ड अंडर द आइडियल कंडीशन इज कॉल्ड एज अ बायोटिक पोटेंशियल एंड इट इज वेरी हाई, इट इज वेरी हाई। तो मैक्सिमम नेटिलिटी कंपेरिजन टू द रियलाइज्ड नेटिलिटी। व्हाट इज द रियलाइज्ड नेटिलिटी? एक्चुअल बर्थ रेट फाउंड इन अंडर द एग्जिस्टिंग कंडीशंस। एक, what is the capacity of the female per female to produce the individual per unit time? That is maximum natality or the birth rate of that species. But actually per female एक particular existing condition, condition biotic भी हो सकते हैं, abiotic भी हो सकते हैं,
एक्चुअली एग्जिस्टिंग कंडीशन में एक्चुअल बर्थ रेट क्या है, उसको हमने कहा रियलाइज्ड नैटिलिटी। तो रियलाइज्ड नैटिलिटी एंड द मैक्सिमम नैटिलिटी, ये दो कैटेगरी हैं नैटिलिटी के। नैटिलिटी क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस पर फीमेल पर यूनिट टाइम। सो फॉर्मूला अगर मैं देखूं, नैटिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय एवरेज पॉपुलेशन। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है नैटिलिटी निकालते समय। नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम, पर ईयर, पर आवर, पर मंथ, कितने बर्थ हुए या फिर एगले हुए, और साथ ही साथ एवरेज पॉपुलेशन, उसकी जो एवरेज पॉपुलेशन है उससे मैं उसको डिवाइड कर दूं तो नैटिलिटी निकल कर आ जाती है उस पॉपुलेशन की। अब मैं बात करूंगा नैटिलिटी के बाद मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मींस डेथ रेट। इट इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम ड्यू टू डेथ। अब रेट ऑफ लॉस ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम ड्यू टू डेथ, कि कितने इंडिविजुअल की डेथ हो गई एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम पे, इसको मैं कहा या इसको पॉपुलेशन में कहते हैं मोर्टेलिटी। तो मोर्टेलिटी इज डेथ रेट। तो डेथ रेट सिंपल में पता है, कितने इंडिविजुअल की डेथ हुई पर यूनिट टाइम, उसको हमने कहा मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी इज सिंपल, इन द सिंपल लैंग्वेज दैट इज अ डेथ रेट। सो इसमें भी आएगा स्पेसिफिक मोर्टेलिटी और द मिनिमम मोर्टेलिटी क्या है। अब देखिए, बर्थ की मैं बात करूंगा तो बर्थ मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है, कि कितनी फीमेल मैक्सिमम उसका अपनी क्षमता से कितने यंग वंस को वो या एग को वो यंग वंस को बर्थ कर सकती है। और मोर्टेलिटी, जब डेथ की बात आएगी तो मैं चाहूंगा कि पॉपुलेशन में मोर्टेलिटी क्या हो? लेस हो। सो स्पेसिफिक मोर्टेलिटी क्या है? ये मिनिमम मोर्टेलिटी है। इट इज अ थ्योरेटिकल मिनिमम डेथ रेट that occurs under the ideal condition due to the natural process of the senescence. नेचुरल प्रोसेस से मिनिमम मोर्टेलिटी आइडियल कंडीशन में जितनी हो रही है उसको हमने कहा मिनिमम मोर्टेलिटी और द स्पेसिफिक, बट ये है नहीं। सो रियलाइज्ड मोर्टेलिटी भी यहां पर एग्जिस्ट करती है। और रियलाइज्ड नैटिलिटी क्या है? रियलाइज्ड मोर्टेलिटी इज द एक्चुअल रेट ऑफ डेथ अकरिंग इन अ यूनिट पॉपुलेशन। एक्चुअली हमेशा स्पेसिफिक या मिनिमम से ज्यादा ही होगा, ठीक है जी, क्योंकि यहां पे बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स हैं, वो टाइम टाइम पर इन्फ्लुएंस करते रहते हैं और पॉपुलेशन और डेथ रेट उस हिसाब से रेगुलेट होती रहती। तो मिनिमम मोर्टेलिटी या स्पेसिफिक मोर्टेलिटी क्या है? कि आफ्टर सर्टेन एज देयर इज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द डेथ, दैट इज अ स्पेसिफिक मोर्टेलिटी। पर रियलाइज्ड मोर्टेलिटी क्या है? कि वो नॉर्मल प्रोसेस से पहले भी या फिर मोर्टेलिटी नॉर्मल या स्पेसिफिक मोर्टेलिटी है उससे ज्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं और भी फैक्टर्स हैं, क्योंकि कंडीशन आइडियल नहीं है हर जगह। तो इसको हमने कहा रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। तो मोर्टेलिटी क्या है? द रेट ऑफ लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट टाइम ड्यू टू डेथ। और स्पेसिफिक मोर्टेलिटी क्या है? मिनिमम मोर्टेलिटी is the theoretical minimum death rate that occurs under the real condition, but real conditions की बात हम नेचर में नहीं हो पाती है, तो इसलिए रियलाइज्ड मोर्टेलिटी की बात करते हैं इज एक्चुअल रेट ऑफ डेथ अकरिंग इन अ यूनिट पॉपुलेशन। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेथ बर्थ डिवाइडेड बाय एवरेज पॉपुलेशन। कितने डेथ हुए जो जन्मे, उनमें से कितनी की डेथ हुई, और डिवाइडेड बाय एवरेज पॉपुलेशन। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं मोर्टेलिटी। नाउ अब हम मोर्टेलिटी नैटिलिटी क्यों देखना चाह रहे हैं? एक तो पॉपुलेशन में देखना चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन में बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, पर उससे हमें पता क्या लगेगा? पता करने से पहले या पता करने के लिए, पॉपुलेशन का एक स्ट्रक्चर पता करने के लिए, पॉपुलेशन का एक प्रेडिक्शन के लिए
इन दोनों के बाद हम निकालते हैं वाइटल इंडेक्स। तो वाइटल इंडेक्स क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज कॉल्ड एज अ वाइटल इंडेक्स। यानी जो बर्थ रेट और डेथ रेट यानी कि नेटेलिटी और मोर्टेलिटी हमने निकाली थी, उसके रेशियो को हम कहते हैं वाइटल इंडेक्स। सो वाइटल इंडेक्स मैं निकालूं क्यों? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्लाइन है या स्टेशनरी है, एक जैसी है। सो वाइटल इंडेक्स का फॉर्मूला है, वाइटल इंडेक्स इक्वल टू बर्थ रेट डिवाइडेड बाय द डेथ मल्टीप्लाई बाय 100. This is the formula of the vital index. Now, अब vital index हमने निकाल ली, और किस लिए निकाली? कि पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट करने के लिए। सो इंफॉर्मेशन ऑफ द डेथ एंड द सर्वाइवल, द सर्वाइवर एंड द डेथ की इंफॉर्मेशन इन ऑफ अ पॉपुलेशन with respect of age is represent in the form of table known as a life table. अब मैंने सब कुछ निकाल लिया, मैंने नेटिलिटी निकाल ली एक पॉपुलेशन की, मैंने मोर्टेलिटी निकाल ली एक पॉपुलेशन की, और उस नेटिलिटी मोर्टेलिटी के हिसाब से एक मैंने टेबल बनाया, और उस टेबल को हम कहते हैं लाइफ टेबल। ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द लाइफ टेबल, या आपके बुक में है कि व्हाट इज द लाइफ टेबल। तो लाइफ टेबल है कि डेथ और सर्वाइवल किसी पॉपुलेशन की का जो इंफॉर्मेशन है कि कब कितने यंग वंस किस एज में बर्थ हुए और किस एज में या किस दिन कितने डेथ हुई, इन पूरा जो एक हमारा जो इंफॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं लाइफ टेबल। अब लाइफ टेबल 3 तरह की होती है। तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द लाइफ टेबल। पहला है कोहर्ट और डायनेमिक। कोहर्ट लाइफ टेबल या डायनेमिक लाइफ टेबल का मतलब है कि ऑल इंडिविजुअल्स बॉर्न इन वन टाइम इंटरवल अंटिल दे डाई। मैंने एक लाइफ टेबल बनाई, उसमें सारे इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर टाइम पे जिनका बर्थ हुआ, जो बॉर्न हुए, सपोज दैट आज की डेट में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं एक ग्रुप ऑफ बटरफ्लाई की स्टडी कर रहा हूं, तो जितने भी बटरफ्लाई आज की डेट में जिनकी बर्थ हुई, जो बॉर्न हुए, और आज से लेके जब तक उनकी डेथ होगी, जिस दिन तक वो सारे, सपोज दैट कि आज मेरे पास 100 बटरफ्लाई या 1000 बटरफ्लाई आज बॉर्न हुए एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर पार्क, पर्टिकुलर गार्डन में, और मैं उनकी स्टडी कर रहा हूं जब तक ये 1000 के सारे के 1000 की डेथ ना हो जाए, उस दिन तक रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग, वो कब बड़े हो रहे हैं, कब वो एग देना शुरू कर रहे हैं, कब धीरे धीरे उनकी डेथ शुरू हो रही है, ये सारी टिल द 0, यानी कि मैं डे 0 से शुरू कर रहा हूं जब ये 1000 बटरफ्लाई बॉर्न हुए, और मैं उस दिन तक काउंट कर रहा हूं या उस दिन तक का टेबल बना रहा हूं जब ये 0 हो जाए। ये 0, ये 1000, इनके नई जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन की बात नहीं कर रहा, ये 1000 जिस दिन 0 हो जाए, उस टेबल को मैं कहूंगा कोहर्ट या डायनेमिक लाइफ टेबल। अब यह लाइफ टेबल बनाना कुछ एनिमल्स में, कुछ ऑर्गेनिजम्स में इजी है जिनका लाइफ स्पैन कम है, और हम इजली कम समय में पूरा उनकी जो लाइफ साइकिल है वो स्टडी कर सकते हैं। पर कुछ एनिमल्स जिनका लाइफ स्पैन बड़ा है, ठीक है, उसमें जो है वो कोहर्ट टेबल बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उनकी स्टडी हम कैसे करेंगे, उनका लाइफ टेबल क्या बनाते हैं, वो क्या है, वह है क्रॉस सेक्शन और स्टैटिक लाइफ टेबल। स्टैटिक लाइफ टेबल क्या है, टेक ए स्नैपशॉट ऑफ द करेंट एज स्ट्रक्चर। देखिए बिल्कुल क्लियर कट है कि मैं एक फॉरेस्ट में गया और कोई एक बड़ा एनिमल है, बड़ा मैमल है, जिसका मुझे लाइफ टेबल बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, कुछ समय के लिए, नॉट थ्रू आउट द एज, मैं कुछ समय के लिए, और उसका एक स्नैपशॉट, नॉट लाइक दैट जो आप स्क्रीन पे लेते हैं, स्नैपशॉट मीन्स
एक क्रॉस सेक्शनिंग, मैं कुछ समय के लिए काउंट करूंगा कि कितने यंग वंस हैं, मैं काउंट करूंगा कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, और उस पर्टिकुलर समय में उनकी डेथ हो रही है कि नहीं हो रही है, जो अलग एज ग्रुप के हैं क्या वो न्यू वंस को बर्थ या बॉर्न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑल थिंग। तो दैट इज क्रॉस सेक्शनल और स्टैटिक लाइफ टेबल। इसी के बाद जो थर्ड लाइफ टेबल है वो है कंपोजिट लाइफ टेबल। कंपोजिट लाइफ टेबल क्या है कि क्रॉस सेक्शन टेबल है, मैं क्रॉस सेक्शनल टेबल ही बना रहा हूं, पर मैं मल्टीपल ईयर्स, आज मैं गया, आज के समय इस साल जब आप वीडियो देख रहे हैं, और फिर मैं नेक्स्ट ईयर गया, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर गया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मीन्स कि कुछ ईयर के लिए 3, 4, 5, 10 साल लगातार मैं उस प्रोसेस को, क्रॉस सेक्शन को करता चला गया, क्रॉस सेक्शनल लाइफ टेबल बनाता गया, तो उस टेबल को कहा गया कंपोजिट लाइफ टेबल। यहां पर मैं एग्जांपल दूंगा एक कोहर्ट लाइफ टेबल का। ये देखिए, ये है कोहर्ट लाइफ टेबल। इस कोहर्ट लाइफ टेबल में मैं क्या देख रहा हूं कि एज 0 यानी डे 0, डे 0 क्या है, जब मेरे 1000 बटरफ्लाई जो हैं वो बॉर्न हुए। तो जाहिर सी बात है, जब वो बॉर्न हुए तो दे आर नॉट कैपेबल टू गिव द देयर ऑफ स्प्रिंग और एग्स। तो 0 डे, ये डे 0 है जब मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, आज का दिन जब आप वीडियो देख रहे हैं, ये है डे 0 जब 1000 बटरफ्लाई को मैंने स्टार्ट किया। नेक्स्ट डे 100 बटरफ्लाई डाई, तो वो पॉपुलेशन पहुंच गई 900, मीन्स कि 1000 से शुरू होके दूसरे ही दिन, क्योंकि सीधी सी बात है वो छोटे हैं, माइट बी नॉट सर्वाइव, नॉट फिट, नॉट कैपेबल, नॉट अडेप्टेबल, प्रेडेटर आर देयर, सो मेनी थिंग्स, सो उनकी जो संख्या है वो 900 पे पहुंच गई, नहीं कि 100 किसी ना किसी कारण से उनकी डेथ हो गई। तो नेक्स्ट डे 900, अभी भी वो कैपेबल नहीं है किसी भी ऑफ स्प्रिंग को के लिए। इसके बाद ये जो नंबर है ये कम होता जा रहा है, 820, 750, 680, और लास्ट तक डे 16 सारे के सारे जो 1000 थे, ये सारे के सारे 1000 डाई कर गए। और जाहिर सी बात है, जब ये डाई कर गए तो बर्थ भी नहीं है। तो बर्थ इनकी हुई कब, डे 6 में, जब इनकी नंबर 550 था, तब हर एक फीमेल और इंडिविजुअल 1 ऑफ स्प्रिंग, यानी कि लगभग 1 ऑफ स्प्रिंग हर इंडिविजुअल्स की तरफ से क्या हुआ, आया। ठीक है, तो मीन ऑफ स्प्रिंग पर पेरेंट। तो पहली बर्थ, पहला जो नेक्स्ट जनरेशन या दो ऑफ स्प्रिंग आया, वो आया डे 6 पे, और मैक्सिमम जो आया वो आया डे 10 पे। तो डे 10 इज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर पेरेंट मैक्सिमम 12 ऑफ स्प्रिंग दिख रहा है। ठीक है जी, तो नंबर, इनकी कैपेबिलिटी यहां तक बढ़ी, और फिर 12 के बाद इनकी कैपेबिलिटी क्या हो गई, कम होने लगी। तो ये जो टेबल की स्टडी में बना रहा हूं, जहां पर मैं एज लिख रहा हूं डे वाइज, जहां पर नंबर ऑफ स्प्रिंग सर्वाइवल्स लिख रहा हूं, और जहां पर मीन ऑफ स्प्रिंग लिख रहा हूं, और एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को बर्थ टू डेथ कहा गया कोहर्ट लाइफ टेबल। नाउ अब कोहर्ट लाइफ टेबल जो है वो मैंने बना तो ली, अब इसको मैं यूज कैसे करूंगा, और या फिर इसके बेस पे हम प्रेडिक्ट क्या करेंगे, कैलकुलेशन क्या करेंगे, ये आगे एक एग्जांपल, लास्ट में एक एग्जांपल के साथ मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। अब बात आती है स्पेसिफिक मोटिलिटी रेट ऑफ ए पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द सर्वाइवलशिप कर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्वाइवलशिप कर्व से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी आते हैं और नेट में भी आते हैं। तो स्पेसिफिक मोटिलिटी रेट ऑफ ए पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द सर्वाइवल, जो स्पेसिफिक मोटिलिटी रेट है, ठीक है जी, जो डेथ रेट है किसी भी पॉपुलेशन की, वो एक्सप्रेस की जाती है सर्वाइवल कर्व के फॉर्म में। अब ये सर्वाइवल कर्व है क्या, या सर्वाइवल शिप कर्व है क्या, सॉरी इट इज अ सर्वाइवल शिप कर्व। तो सर्वाइवल शिप कर्व है क्या, हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ सर्वाइवल शिप मींस LX। सर्वाइवल शिप को हमने किससे डिनोट किया, LX से।
is equal to nx divided by n0. nx means number of individual at age x. means अगर मैं कोहर्ट टेबल आपको याद हो जो हमने पीछे देखा, उसमें जो डे 1 था, उस डे 1 में हमारे कितने इंडिविजुअल थे? 900. और n0 क्या है? n0 डे 0 में कितने थे? 1000. तो सर्वाइवलशिप क्या निकलेगा? 900 अपॉन 1000, और ये क्या आ जाएगा? 0.9 इज अ LX और सर्वाइवलशिप. सो सर्वाइवलशिप का जो फॉर्मूला है, सर्वाइवलशिप का जो कैलकुलेशन है, वह होगा LX इक्वल टू NX डिवाइडेड बाई N0 और N0. NX क्या है? नंबर इंडिविजुअल एट एज X. अब मैंने फर्स्ट डे पे निकाला, आप सेकेंड डे पे निकालेंगे तो उसका नंबर लिखेंगे NX का, वो शायद 850 हो गया था 900 के बाद, अगर आपको याद हो. और N0 या N0 हमेशा फिक्स रहेगा, डे 0 का नंबर जो हम 1000 लेकर चले थे. सो इस फॉर्मूले से, इस कैलकुलेशन से हम सर्वाइवलशिप निकाल सकते हैं. तो सर्वाइवलशिप कर्व है क्या जो हम बात कर रहे हैं कि सर्वाइवलशिप कर्व क्या है? एक्सप्रेस ऑफ द मोर्टेलिटी रेट ऑफ अ पॉपुलेशन. सर्वाइवलशिप कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. एक ग्राफ के फॉर्म में हम प्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग इन ए पॉपुलेशन एट वेरियस एजेस. कि अलग अलग एज पर, एज मींस डे 0, डे 1, डे 2, जो कोहर्ट टेबल हमने बनाया था, डे 3, डे 4 एंड टिल द डे 16th पे जो ग्राफिक, जो सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स हैं, कितने इंडिविजुअल सर्वाइव कर पा रहे हैं, इसको अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में दूं तो वो ग्राफ बनेगा सर्वाइवलशिप कर्व का. आइए समझते हैं ये कैसे बनेगा. देखिए, ये जो सर्वाइवलशिप स्टैंडर्ड, दिस इज द स्टैंडर्ड सर्वाइवलशिप कर्व. 3 तरह के सर्वाइवलशिप ग्राफ या कर्व बनते हैं. पहला है टाइप 1, दूसरा है टाइप 2 और तीसरा है टाइप 3. तो कर्व आर 3 जनरल टाइप्स. 3 तरह के जनरल टाइप्स हैं इस कर्व के. टाइप 1 जो आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स है, ये जो सर्वाइवलशिप है, ये कर्व है कॉन्वेक्स. इस कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर को हमने कहा टाइप 1. ये हमेशा टाइप 1 होगा, ये मत भूल जाइएगा कि टाइप 1 इधर से शुरू हुआ, कभी यहां से शुरू हो गया ना. ठीक है जी, इस पे क्वेश्चन आते हैं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्वाइवलशिप कर्व, इसको ध्यान रखिए. हमेशा जो कॉन्वेक्स है ये है टाइप 1, जो कॉनकेव है ये है टाइप 3, और जो एक स्लांटिंग लाइन है ये है आपकी टाइप 2. तो टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. आइए देखते क्या है कि ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है क्या. टाइप 1 जहां पर मैमल्स, बहुत इसमें एग्जांपल लिखा है मैनी मैमल्स. एक्चुअली होता क्या है कि मैमल्स में अर्ली एज, देखिए एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है? एज है, और वाई एक्सिस पे क्या है? नंबर ऑफ सर्वाइवर्स. तो सर्वाइवर्स का नंबर आपका वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे हमारा एज है. तो मैमल्स अर्ली एज, अगर मैं एज को यहां पे मार्किंग करूंगा तो ये अर्ली एज आएगा. तो अर्ली एज में जो मैमल्स का जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी है, वो कम होती है, क्योंकि हम मैमल्स पैरेंटल केयरिंग करते हैं. ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं. तो अर्ली एज में उनकी जो डेथ है, मोर्टेलिटी है, वह कम है. और एज के साथ जैसे जैसे वो ओल्ड होते जाएंगे वैसे वैसे मोर्टेलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी. तो जो कर्व बनेगा वो टाइप 1 कर्व बनेगा. इसीलिए जो बड़े मैमल्स हैं, बड़े एनिमल्स हैं, मैनी मैमल्स इज रिटन हियर इज फॉलोइंग इन द टाइप 1 सर्वाइवलशिप कर्व. जो सर्वाइवलशिप टाइप 2 है, इसमें बर्ड्स, स्मॉल मैमल्स, टर्टल, लिजर्ड्स, और मोस्टली बर्ड्स की हम बात करें, बर्ड्स और स्मॉल मैमल्स, ये शुरू से आखिरी तक अर्ली एज में जो इनका डेथ रेट था वही ओल्ड एज में भी है. अब आप कहेंगे ये कैसे जी? अर्ली, अब क्या है कि इनके प्रीडेटर्स बहुत ज्यादा है, तो नेचुरल डेथ के साथ साथ इनका जो
प्रिडेशन है, जो प्रिडेटर्स हैं, उनकी वजह से भी इनमें एक यूनिफॉर्म डिक्लाइन आता है, या सर्वाइवलशिप जो कर्व है वो एक यूनिफॉर्म स्लांटिंग लाइन बनता है। तो ये है टाइप 2। और टाइप 3 जो है ये कॉनकेव है। कॉनकेव में ये इसमें कौन सा आ रहा है? इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एनाड्रोमस फिशेस। अब इनवर्टिब्रेट्स इंसेक्ट्स क्या है? अर्ली एज पे उनकी डेथ क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है जी, इसीलिए आपको पता होगा कि ऐसे इनवर्टिब्रेट्स बहुत ज्यादा जो एग्स देते हैं, जो मोलस्क हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये बहुत ज्यादा एग क्यों देते हैं? ये बहुत ज्यादा एग इसलिए देते हैं क्योंकि इनकी सर्वाइवलशिप ही कम है। तो अर्ली एज में ड्यू टू द प्रिडेशन, ड्यू टू द adaptation or whatever the competition, intra-specific competition, then इनकी जो सर्वाइवलशिप है वो अर्ली एज पे क्या है? वो काफी कम है, तो उनकी डेथ रेट ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि कॉनकेव बन रहा है। एज के साथ जैसे जैसे वो मेच्योर होते हैं, वो इन सब चीजों से लड़ने की क्षमता या अडॉप्ट कर जाते हैं, तो उनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो एज के साथ धीरे धीरे मैं रेट की बात कर रहा हूं, वो कम हो जाता है इन रेस्पेक्ट ऑफ द अर्ली एज। तो ये 3 तरह के सर्वाइवलशिप कर्व हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। आइए देखते हैं। टाइप 1 कर्व, अ हाईली कॉन्वेक्स कर्व विच मोस्ट इंडिविजुअल्स डाई लेट इन लाइफ। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मोस्ट इंडिविजुअल डाई लेट इन लाइफ। कहां पर? टाइप 1। हाईली जुवेनाइल सर्वाइवल एग्जाम्पल्स मैमल्स। जुवेनाइल अर्ली एज पर उनकी जो सर्वाइवल है वो हाई है। टाइप 2 कर्व, इंडिविजुअल्स डाई एट यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट से उनकी डेथ हो रही है, कांस्टेंट मोर्टेलिटी रेट है, जैसे बर्ड्स। द एग्जाम्पल है आपका बर्ड। और टाइप 3 क्या है? मोस्ट इंडिविजुअल्स डाई एट यंग एज, हाई जुवेनाइल मोर्टेलिटी। यंग एज पर उनकी मोर्टेलिटी ज्यादा हो रही है। तो ये तीनों कर्व जो मैंने बोला, ये रिटन में आपके सामने लिखे हुए हैं, टाइप 1 कर्व, टाइप 2 एंड टाइप 3। नाउ कुछ क्वेश्चन यहां से भी आते हैं। टाइप 1 सर्वाइवलशिप कर्व आर टिपिकली ऑर्गेनिजम्स विच आर लाइकली टू ब्रीड सेवरल टाइम्स। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि टाइप 1 में किस तरह के ऑर्गेनिज्म फॉल करते हैं। एक तो आपने कह दिया कि जिनका जुवेनाइल डेथ कम है और साथ ही साथ लेट एज डेथ रेट ज्यादा है। एक तो वो उस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइप 1 में कौन से ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं टाइप 1 में वो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं जो कई बार ब्रीडिंग करते हैं। कई बार ब्रीडिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन एवरी ब्रीडिंग टाइम और ब्रीडिंग सीजन विल बी लेस। ठीक है जी, तभी उनको नेचर ने कहा कि आप कई बार ब्रीड, ह्यूमन बींग्स, ठीक है जी, तो ब्रीडिंग कई बार, सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ कोर्स ऑफ लाइफ स्पैन। इस तरह के एनिमल को या दिस स्ट्रेटजी इज रिफर टू आइटेरोपैरस। अब देखिए ये एनिमल्स क्या कहते हैं? आइटेरोपैरस। क्वेश्चन आ सकता है हु आर द आइटेरोपैरस। तो आइटेरोपैरस हु कैन ब्रीड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ कोर्स ऑफ लाइफ स्पैन। जो अपने लाइफ में कई बार ब्रीडिंग करते हैं वो है आइटेरोपैरस, और वो फॉल करते हैं टाइप 1 में। ठीक है जी। सेकेंड, टाइप 3 की जो बात कर रहे हैं, टाइप 3 में कौन है? टाइप 3 में है सर्वाइवलशिप कर्व मोस्टली लाइकली ब्रीड ओनली वंस ड्यूरिंग देयर लाइफ। ज्यादातर जो इंसेक्ट्स हैं वो एक बार ब्रीड कर किसी एक पर्टिकुलर सीजन में, रेनी सीजन में, ठीक है, वो एक बार ब्रीड कर क्या हो जाता है? उनकी डेथ हो जाती है। तो टाइप 3 में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि एक बार ही ब्रीड कर रहे हैं अपनी लाइफ टाइम में, और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सेमेलपैरस। तो आइटेरोपैरस, सेमेलपैरस, देयर आर द टू टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। सेमेलपैरस फॉलिंग इन अ टाइप 3, आइटेरोपैरस फॉलिंग इन अ टाइप 1। नाउ अब हम बात करेंगे डिस्पर्जन की। अब डिस्पर्जन है क्या? डिस्पर्जन है स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन।
जगह, समय, स्पेस और टाइम, इसके साथ पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, इसकी जो स्टडी कहलाती है वह, या ये जो फिनोमेना है ये कहलाता है डिस्पर्जन। सो ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है पैटर्न ऑफ स्पेसिंग एमंग इंडिविजुअल्स, कि इंडिविजुअल विद इन अ पॉपुलेशन, इंडिविजुअल के बीच में जो स्पेस है, जो जगह है, जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसमें कैसा पैटर्न है। सो पैटर्न ऑफ स्पेसिंग एमंग द इंडिविजुअल्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो मैंने कहा पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर स्पेस, जगह और पर्टिकुलर टाइम में कितने इंडिविजुअल हैं किसी स्पीशीज के जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, उनको पॉपुलेशन कहते हैं। सो पर विद इन अ स्पेस, विद इन अ एरिया, जो इंडिविजुअल है पॉपुलेशन के, उनके बीच में कितना गैप है, कितना स्पेस है, कितना डिस्टेंस है, उनके रहने का तरीका क्या, वो एक साथ रहते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस में, या इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब का जो स्टडी है, इन सब को हम कहते हैं डिस्पर्जन। सो जो पहला है वह है रेगुलर डिस्पर्जन। रेगुलर डिस्पर्जन, रेगुलर डिस्पर्जन मीन्स it is also called uniform और even distribution, यानी कि जो गैप है बिटवीन द इंडिविजुअल्स, एक एक यूनिफॉर्म, एक नॉर्मल, जो भी इवन गैप है। ऐसा नहीं है कि जो दो इंडिविजुअल्स हैं, दो के बीच में 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इज अ एप्रोप्रिएट वर्ड विच वी शुड यूज हियर। 1 यूनिट का गैप है, और जो सेकेंड और थर्ड है उसके बीच में 2 यूनिट या हाफ यूनिट का गैप है, नहीं। तो इवन का मतलब तो हमें सबको पता है कि जो डिस्टेंस है और जो गैप है वो, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली है, ओके, सेम तरह का गैप है। इट इज रेयर इन नेचर, ये इंपॉर्टेंट है। जो रेगुलर डिस्पर्जन है ये बड़ा रेयर है। क्यों? ये हम कब मेंटेन कर सकते हैं? ये हम देख सकते हैं रेगुलर डिस्पर्जन जब मैनेजमेंट सिस्टम हम कर रहे हो, खुद मैनेजमेंट, जैसे कि क्रॉप लैंड, हमें पता है सीड कितने कितने डिस्टेंस पे डालना है, ठीक है। जो प्लांटेशन है, जो हम प्लांटेशन करते हैं तो हमें पता है कि 2 प्लांट के बीच में कितने कितने डिस्टेंस, तो वो मैनेजमेंट है। जब हम मैनेजमेंट, या जो एरिया, जो पॉपुलेशन जो वेल मैनेज्ड है, रेगुलेटेड है, उसमें हम जनरली देखते हैं रेगुलर डिस्पर्जन का। नेचुरली भी देखते हैं, कभी कभी किसी किसी बर्ड्स की पॉपुलेशन में भी हम रेगुलर डिस्पर्जन देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर मैंने दिया है रेगुलर डिस्पर्जन का, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि ये जो डॉट्स हैं, दीज आर द इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन एंड द गैप्स बिटवीन द डॉट्स आर इवन और इक्वल। तो ये रेगुलर डिस्पर्जन का एक बेस्ट एग्जांपल है। इस तरह का फैलाव है, इस तरह का डिस्पर्जन है एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में, और इस तरह के डिस्पर्जन को हम कहते हैं रेगुलर डिस्पर्जन। जो सेकंड है वह है रैंडम डिस्पर्जन। रैंडम डिस्पर्जन क्या है? कि रैंडमली, कोई पैटर्न नहीं है, कहीं पर कम है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे है ही नहीं। इस तरह का जो डिस्पर्जन है पॉपुलेशन में, इस तरह का जो गैप है, डिस्टेंस है, इंडिविजुअल के बीच में स्पेस है, इसको हम कहते हैं रैंडम डिस्पर्जन। पोजीशन ऑफ वन इंडिविजुअल इज अनरिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ अदर। एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल, एक परिवार, और दूसरा परिवार, दूसरा इंडिविजुअल, दूसरे ग्रुप ऑर्गेनिज्म में कोई समानता नहीं है, नो रिलेशन। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रैंडम डिस्पर्जन। ओके, ये कब होगा? ये तब होगा जब एनवायरमेंट क्या है, इज वेरी यूनिफॉर्म, हर जगह एनवायरमेंट एक जैसा है। जब देखिए एक एग्जांपल सुन लीजिए कि हमारे पास मान लीजिए कि कई सारे कमरे हैं, और उस कमरे में लगभग 40 कमरों में से 25 कमरों में एसी लगा हुआ है, गर्मी का समय है। तो क्या होगा कि पॉपुलेशन मैक्सिमम उन 25 में जाएगी, ठीक है जी। और सेकेंड सिचुएशन है कि उन 40 के 40 कमरों में एसी लगा हुआ है, तो पॉपुलेशन उन 40 में यूनिफॉर्मली जाएगी। या फिर अगर वो 40 में एसी लगा हुआ है तो कोई यूनिफॉर्म नहीं है, बच्चे सारे एक जगह हो गए, एक तरह के लोग सारे एक ही कमरे में बंद हो गए,
एक ही कमरे में पहुंच गए या 2-3 कमरा उन्होंने ले लिया। कुछ लोग हैं जो अलग अलग एक एक कमरे में चले गए। तो कोई यूनिफॉर्म नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट तो हर जगह एक है। तो अब एक साथ रहना, फैल के रहना, ये चॉइस है। ये क्या है? आपकी चॉइस है, मेरी चॉइसेस, ग्रुप की चॉइस है, क्योंकि हर जगह उसको एसी, हर जगह एक जैसा एनवायरनमेंट है। तो अब वो क्या देखेगा कि मेरी कहाँ पे किसके साथ बनती है, कहाँ से मैं एंजॉय कर सकता हूँ, कहाँ से मेरी फुलफिल हो सकती है नीड्स। तो रेंडम डिस्पर्जन हो जाएगा। कुछ ग्रुप बड़े बन जाएंगे, कहीं पे आप 5-10 का ग्रुप बन जाएगा, कहीं पे 1-2 का ही ग्रुप रहेगा, कहीं पे वो सिंगल ही कहीं रह गया। कोई आइसोलेटेड है, शाई नेचर का, वो सिंगल ही रह गया। तो इस तरह का जो डिस्पर्जन है, यह रेंडम डिस्पर्जन। और रेंडम डिस्पर्जन किस कंडीशन में होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वो होता है जब एनवायरनमेंट इज वेरी यूनिफॉर्म। तो जब मैं डायग्राम बनाऊंगा, जब मैं पिक्चर दूंगा रेंडम डिस्पर्जन का, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। कहीं पर वो काफ़ी ज़्यादा है, कहीं पर वो कम है, कहीं पर वो सिंगल है, कहीं पर वो है ही नहीं। तो इस तरह का जो डिस्पर्जन है, पॉपुलेशन है, जो इंडिविजुअल का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह को हम कहते हैं रेंडम डिस्पर्जन। और जो थर्ड है वह है क्लम्प्ड डिस्पर्जन। क्लम्प्ड डिस्पर्जन क्या है कि क्लम्प बन गए, ग्रुप्स बन गए। ठीक है जी। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीगेटेड डिस्पर्जन, वेयर इंडिविजुअल्स आर एग्रीगेटेड इनटू द ग्रुप ऑफ वेरिंग साइज। वो एग्रीगेटेड हो गया। अब मैं इसकी फोटो अगर बनाऊं, मैं इसका जो सैटेलाइट पिक्चर बनाऊं, तो आप देख रहे हैं कि क्लंपिंग हो गई है ना जी। तो ये ग्रुप्स बन गए। और ये बेस्ट फोटो है, आप देख सकते हैं इस तरह की ट्रीज कहीं कहीं पर। ये देखिए ग्रास लैंड है, यहाँ पे कोई ट्री नहीं है। ट्री का जो ग्रुप है वो यहाँ पर है, नेक्स्ट ग्रुप आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पे क्लंपिंग हो गई, यहाँ पे ग्रुप बन गए। और इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन का, पॉपुलेशन में इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। नाउ अब बात आती है पॉपुलेशन डिस्पर्जल की। अभी तक बात आ रही थी डिस्पर्जन की, अब आ रही है पॉपुलेशन डिस्पर्जल की। पॉपुलेशन डिस्पर्जल है क्या? पॉपुलेशन डिस्पर्जल है मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स और इंडिविजुअल or propagules into a route of population for preventing overcrowding, food, other adverse condition। पॉपुलेशन से ऑर्गेनिजम्स का मूवमेंट या पॉपुलेशन में ऑर्गेनिजम्स का इनकम। ओके, सो पॉपुलेशन से बाहर जाना, पॉपुलेशन में आना एक रूटीन प्रोसेस है। जब हम देखते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में, हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, दूसरी कंट्री से हम यहां आते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्जल, जो पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को, पॉपुलेशन के डायनेमिक्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और प्रोपेग्यूल्स इनटू रूट ऑफ पॉपुलेशन। अब ये होता क्यों है? हम अवॉइड करते हैं ओवरक्राउडिंग। ठीक है, इंडिविजुअल जाता है कि ओवरक्राउडिंग, यहां पे क्राउडेड हो गया, चलो कहीं और चलते हैं। ठीक है, ओवरक्राउड हो गया तो क्या होगा? फूड, शेल्टर, मैटिंग पार्टनर, इन सब की आपकी स्कैरसिटी रहेगी, या फाइटिंग होगी, या फिर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे? मूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्जल। इसके इफेक्ट्स क्या है? इट इफेक्ट साइज ऑफ पॉपुलेशन। कैसे इफेक्ट करता है? अब देखिए, इसके पहले माध्यम कौन कौन से हैं, किस किस तरह से डिस्पर्जल हो सकता है। इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मींस परमानेंट आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ, सॉरी इट इज एमिग्रेशन, परमानेंट आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। कि किसी पॉपुलेशन से इंडिविजुअल का परमानेंट मूव कर जाना, दैट इज एमिग्रेशन। नेक्स्ट है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मींस परमानेंट इनवर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि आना, किसी पॉपुलेशन में बाहर से इंडिविजुअल का आना, दैट इज अ इमिग्रेशन। और फिर है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? टू वे मूवमेंट, आना और जाना, दैट इज अ माइग्रेशन। सो इस पिक्चर से, इस फोटोग्राफ से आप समझ जाएंगे, एमिग्रेशन ये एक पॉपुलेशन है, यहां से ये दूसरे
पॉपुलेशन, दूसरे एरिया में ये फ्लाई करके बढ़ जा रही, दैट इज अ इमिग्रेशन। यहां के लिए ये इमिग्रेशन है, और जहां पर वो एंट्री कर रही है नई जगह पे वो है इमिग्रेशन। और अगर ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है तो ये है एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेशन। ये सारे पॉपुलेशन डिस्पर्सल कहलाते हैं। नाउ अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है पॉपुलेशन में, दैट इज अ एज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए किसी भी पॉपुलेशन में इकोलॉजिकली 3 एज ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर द 3 एज ग्रुप्स इकोलॉजिकली इन एनी पॉपुलेशन: प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और इनकी जो डेफिनेशन बनाई वो बनाई बॉडेनिनर 1958। सो इकोलॉजिकली देयर आर द 3 एज ग्रुप्स: प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और इन्हीं के बेस पे नंबर प्री रिप्रोडक्टिव कितने हैं, रिप्रोडक्टिव कितने हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कितने हैं, जब मैं इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देता हूं तो वहां पर कहीं ना कहीं एक ग्राफ, एक पिरामिड का फॉर्म बनता है, जिससे मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि एक्चुअली पॉपुलेशन उस जगह की कैसी है। ठीक है, आइए देखते हैं। सो एज पिरामिड्स आर द easiest and most convenient way to represent the age distribution in a population. किसी पॉपुलेशन में एज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वह है एज पिरामिड्स का। यह है क्या? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल बिलोंग टू डिफरेंट एज क्लासेस। इस ग्राफ से हम पता करते हैं कि जो डिफरेंट एज क्लासेस हैं उनके नंबर क्या हैं, उनका रेशियो क्या है। ठीक है, किसी पॉपुलेशन में वो कितने हैं। ठीक है जी। अब यहां पर आप 3 ग्राफ देख रहे हैं या 3 तरह के पिरामिड आप देख रहे हैं। पिरामिड तो एक्चुअली फर्स्ट ही दिख रहा है, मेन जो पिरामिड शेप का है। इस पॉपुलेशन में आप देखिए जो बेस है ये आपका प्री रिप्रोडक्टिव फेज है, ये आपका रिप्रोडक्टिव फेज है और ये आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है। ये सारे में जब बेस है ये है प्री रिप्रोडक्टिव फेज PRE, ये है रिप्रोडक्टिव फेज और ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब इस फर्स्ट में प्री रिप्रोडक्टिव इज द हाईएस्ट वन, as well as reproductive in a moderate and the post reproductive are least। जब इस तरह के नंबर या इस तरह का पिरामिड दिखता है तो वो पॉपुलेशन कैसा है? पॉपुलेशन है एक्सपेंशन, यानी इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। क्योंकि प्री वाले ज्यादा हैं वो रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे, रिप्रोडक्टिव वाले भी अच्छे खासे हैं जो पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है ओल्ड एज वो कम है। स्टेशनरी कब होगा? स्टेशनरी होगा जब प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव थोड़ा सा कम है और रिप्रोडक्टिव ज्यादा है इन रेस्पेक्ट ऑफ द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव ज्यादा है तो स्टेशनरी है। ठीक है, यानी बर्थ रेट ज्यादा नहीं हो रही है, बर्थ नहीं ज्यादा हो रही है, डेथ भी ठीक ठाक है। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव फेज भी ज्यादा है। तो इस तरह की पॉपुलेशन, इस तरह का जो ग्राफ बनेगा ये है स्टेशनरी पॉपुलेशन का साइन। और इसके बाद जब प्री रिप्रोडक्टिव सबसे कम है, रिप्रोडक्टिव भी कम है, लेकिन पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, यानी कि ओल्ड एज, जब मैं बात करूं ये जब एरिया देखिए आप, ओल्ड एज के हैं वो बढ़ रहे हैं, उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, यानी लेट रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव नंबर्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो किस तरह की जो पॉपुलेशन है, इस तरह की पॉपुलेशन क्या होगी? कंस्ट्रक्टिव। ओके, डिक्लाइन। आइए देखते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन जो पहला है। ठीक है, विथ हाई बर्थ रेट ज्यादा है, हाई पोर्शन ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज क्लास इंडिविजुअल, ये सबसे ज्यादा, प्री रिप्रोडक्टिव का पोर्शन जो है वो सबसे ज्यादा है। तो इस तरह का जो
एज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ग्राफ है, ये मेरा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है। इसके बाद स्टेबल पॉपुलेशन की बात करूं तो अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव आर क्लास बिकम मोर और लेस इक्वल। प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ये दोनों लगभग, यहां पर आप ये प्री है, प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो इस तरह की पॉपुलेशन है स्टेबल पॉपुलेशन। सेकेंड वन। नाउ थर्ड वन, डिमिनिशिंग पॉपुलेशन। डिमिनिशिंग पॉपुलेशन में क्या होगा कि लो proportion of pre-reproductive are class individual due to the reduced birth rate। pre-reproductive कम है, reproductive भी कम है, लेकिन reproductive है पर उनकी birth rate उस population में कम है, तो उसकी वजह से post reproductive और old age और the late reproductive phases ज्यादा हैं, तो population क्या है, diminishing, वो कम होगी। आगे फ्यूचर में पॉपुलेशन क्या होगी, रिड्यूस होगी, क्योंकि नए तो बर्थ रेट तो है नहीं, नेटेलिटी कम हो रही है। ठीक है जी। तो ये ग्राफ है जिसको हम देखते हैं, जिस पे क्वेश्चन आता है, एज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ का। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। यहां से थोड़ा बहुत मैथमेटिकल चीज आएगी। Change in the number of individual in a population with the time. What is the population growth? Population growth है क्या? Change in the number of individuals in a population with a time. यानी कि इंडिविजुअल के नंबर में जो चेंज आ रहा है समय के साथ, उसी को पॉपुलेशन ग्रोथ कहा गया। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है? Exponential growth occurs when population increase without limitations। जो मैंने बात की थी नेटेलिटी की, मीन्स की मैक्सिमम नेटेलिटी, यानी कि आइडियल कंडीशन में जो फीमेल है, जो इंडिविजुअल है पॉपुलेशन की, वो नेचुरली मैक्सिमम जितना बर्थ कर सकती है। तो आइडियल कंडीशन क्या होगा, जिसमें कोई लिमिटेशन ना हो, सारी कंडीशन, फूड ज़्यादा हो, प्लेंटी ऑफ फूड हो, नो स्कैरसिटी ऑफ द फूड, स्पेस हो, सब कुछ हो, सब कुछ आइडियल हो, सब कुछ की कोई लिमिटेशन ना हो कि खत्म हो जाएगा इतने नंबर के बाद। तो उस समय पॉपुलेशन क्या करेगा, सब अपने अपने मैक्सिमम, जो उनकी मैक्सिमम नेटेलिटी है, कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से वो पॉपुलेशन की ग्रो करेंगे। सो उसको कहा गया पॉपुलेशन इंक्रीजेस विदाउट लिमिटेशन, और इस तरह के ग्रोथ को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसमें जे कर्व बनता है, आगे हम देखेंगे। ओके, जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके, सो विदाउट लिमिटेशन इन एन आइडियल अनलिमिटेड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट अनलिमिटेड है, अब ये तो केवल लैब में हो सकता है आइडियल कंडीशन, अनलिमिटेड एनवायरमेंट। बट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उनके लिए जिनकी लाइफ स्पैन कम है, पॉपुलेशन कि जो लाइफ स्पैन है वही कम है, तो उनके लिए तो अनलिमिटेड एनवायरनमेंट है। आगे देखेंगे इन सारा का आर एंड के सिलेक्शंस में। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जब अनलिमिटेड एनवायरनमेंट है, कोई लिमिटेशन नहीं है, विदाउट लिमिटेशन अनलिमिटेड एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, इस तरह के ग्रोथ को हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और फॉर्मूला है वह है dn/dt इज इक्वल टू आर मैक्स मल्टीप्लाई बाई एन। अब n क्या है, n है पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट द पर्टिकुलर टाइम when we are seeing the exponential growth। R max क्या है, intrinsic rate of increase। intrinsic rate of increase, intrinsic rate of increase क्या है, maximum per capita rate of increase, यानी इसकी maximum capacity of per capita to reproduce the young ones। एक इंडिविजुअल जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि इतने बर्थ, इतने एग, इतने इंडिविजुअल वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज आर मैक्स। तो आर मैक्स को नंबर ऑफ
इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा dn अपॉन dt। dn मीन्स डिफरेंस इन अ नंबर, जाहिर सी बात है नए ऐड होंगे और डिफरेंट टाइम्स में, तो दैट इज dn अपॉन dt इक्वल टू r max इंटू n। नाउ अब रियलाइज्ड और एक्चुअल पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज, अभी तो हम बात की आइडियल कंडीशन की, पर रियलाइज्ड या एक्चुअल पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज क्या है? यह है अकर्स अंडर द एक्चुअल प्रिवेलिंग एनवायरमेंट। एक्चुअली प्रिवेलिंग एनवायरमेंट में वह कितना चेंज आ रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, इसको रियलाइज और एक्चुअल पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज मैंने बोला। क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज मींस की आर, वहां पर आर मैक्स था, यहां पर आर है। पर कैपिटा आर कैलकुलेट कैसे कहेंगे? पर कैपिटा ग्रोथ रेट कैन बी डिफाइंड एज आर इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ, बी माइनस डी। कितने बर्थ हुए, उसमें से कितने डेथ हो गए, उसके बाद आप इंक्रीज निकालेंगे कि एक्चुअल पॉपुलेशन में क्या इंक्रीज हुआ। ये एक्चुअल है, वह मैक्सिमम था कि उसकी कैपेसिटी क्या है, पर एक्चुअल क्या है, तो आर इक्वल टू बी माइनस डी। अब बी क्या है? पर कैपिटा बर्थ रेट, दैट इज अ बी, एंड डी क्या है? पर कैपिटा डेथ रेट। ओके, अब सिनेरियो समझिए, किसी पॉपुलेशन में अगर मैं आर निकाल रहा हूं, अगर बी यानी कि पर कैपिटा बर्थ रेट इज ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन डी, इसको ये हटा दीजिए, मिसप्रिंट है, इज ग्रेटर देन डी, यानी कि बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा है, बड़ा है, तो पॉपुलेशन इन इंक्रीजिंग। जाहिर सी बात है, बर्थ ज्यादा हो रहा है, डेथ कम हो रहा है, तो पॉपुलेशन कैसा जाएगा? इंक्रीजिंग। तो जो आपने देखा था ट्रायंगल, ये पिरामिड बनेगा। इसके बाद अगर बर्थ कम है डेथ से, तो पॉपुलेशन क्या होगी? डिक्रीजिंग, पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी। ठीक है जी, जो बेल शेप बना था हमारा पिरामिड या जो एज स्ट्रक्चर हमने देखा था, और अगर बर्थ और डेथ रेट बराबर है तो नो पॉपुलेशन चेंज, वो क्या होगी? स्टेबल होगी, स्टेशनरी होगी। तो ये कंडीशन है इंक्रीज की, ये इंक्रीज जिसमें कि हमने बनाया था पिरामिड। ये कंडीशन है बर्थ इज लेस देन द डेथ, देन यानी डेथ ज्यादा है तो पॉपुलेशन कम हो रही है, डिक्रीज करेगी, और दोनों इक्वल हैं तो पॉपुलेशन स्टेबल होगी या पॉपुलेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है जी। अब जो मैंने ये देखा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बाद अब इंटीग्रल फॉर्म इसका देखते हैं कि व्हाट इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसका फॉर्मूला है एन टी इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आर एन टी। अब इसका मतलब क्या हम बताएंगे, ये फॉर्मूला पहले आप देख लें। एन टी इक्वल टू एन नॉट ई आर टी। एन टी क्या है? पॉपुलेशन साइज एट टाइम टी। किसी पॉपुलेशन, वहां पे हम खाली एन कह रहे थे, यहां पे हमने एन टी कह दिया कि किसी टाइम पर जो पॉपुलेशन साइज है दैट इज एन टी। एन नॉट क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन साइज। याद है हमने कोहर्ट टेबल बनाया था, इनिशियल एन जीरो, थाउजेंड्स स्टार्ट किए थे, तो एन जीरो इज ए इनिशियल पॉपुलेशन साइज। और एन टी क्या है? जो वहां पे एन एक्स था, यहां पर एन टी है, यानी कि पॉपुलेशन साइज एट द टाइम टी। आर इज अ पर कैपिटा ग्रोथ रेट, ये इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी, बाय द मैक्सिमम कैपेसिटी। टी क्या है? टाइम इलैप्स्ड। एंड ई क्या है? यूलर्स नंबर। ये याद रखिएगा, यूलर्स नंबर जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 2.718। ये मैथमेटिकल कांस्टेंट है ई। ओके, सो एवरीथिंग इज डिफाइंड। नंबर एट द टी टाइम, इनिशियल नंबर, Euler's number, okay, constant, and R is a intrinsic rate, T is a time.
इन सब को जब मैं मल्टीप्लाई या इस फॉर्मूले में रखूंगा तो मेरा निकल के आएगा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो उस समय था dn अपॉन dt इक्वल टू r max इंटू n। ओके, अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। दिस इक्वेशन शोज दैट इफ पॉपुलेशन ग्रो एक्सपोनेंशियली, अगर कोई पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली विदाउट कंट्रोल अनलिमिटेड रिसोर्सेज है और वो ग्रो कर रही है और वो n0 इनिशियल साइज पर स्टार्ट की, इट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली ओवर टाइम, मीनिंग अ लार्जर ऑफ पॉपुलेशन द फास्टर इट ग्रोज। कि ये बड़ी पॉपुलेशन फास्ट ग्रो करेगी क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रही है, कोई कंट्रोल है नहीं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो इसको हम डिफाइन करेंगे R से। द रेट ऑफ ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाई R। अगर R की वैल्यू ज्यादा है, अ हायर R मींस फास्टर ग्रोथ, वाइल लोअर R मींस स्लोअर ग्रोथ। अगर R की वैल्यू, इसमें आपने फॉर्मूले में देखा R की वैल्यू, अगर R की वैल्यू मेरी ज्यादा आ रही है तो पॉपुलेशन ग्रोथ फास्ट है, अगर वह कम आ रही है तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, कम है, लेस है। आप इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, इसको हम यूज कहां करेंगे, इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों पूछ रहा है, क्यों मुझे पढ़ा रहे हैं, पॉपुलेशन से क्या लेना देना है, आइए देखते हैं। सपोज यू इनोकुलेट अ पेट्री डिश विथ 100 बैक्टीरिया। एक पेट्री प्लेट में, एक लैब में मैंने 100 बैक्टीरिया को इनोकुलेट किया, तो उसका n0 वैल्यू क्या हुआ, 100, एंड दे डबल एवरी आवर, और वो हर घंटे में डबल हो जा रहे हैं, यानी 100 से 200, फिर 200 से 400, ठीक है। और उनका जो इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट यानी R की वैल्यू है वो है 0.693। तो अब मैं इसको इस फॉर्मूले में रखता हूं, इंटीग्रल फॉर्मूले में रखता हूं, nt इक्वल टू 100, एन नॉट था ना यहाँ पे, तो एन नॉट मेरा 100 है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर RT, यही फॉर्मूला था हमारा। तो एन नॉट की जगह 100, R की जगह 0.693 और T। जब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं आफ्टर 3 आवर्स, अब T की वैल्यू क्या हो गई, 3, T की वैल्यू क्या हो गई, 3, तो दोनों जगह मैंने T की वैल्यू 3 रख दी। सो वैल्यू आती है आपकी 800। E की वैल्यू भी कांस्टेंट है, वैल्यू दी गई है 2 पॉइंट। अब ये 800 क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड 8 फोल्ड इन 3 आवर। 3 आवर में पॉपुलेशन कैसी पहुंच गई है, 8 टाइम्स ग्रेटर, 8 फोल्ड्स, ठीक है जी। तो इस फॉर्मूले को प्रेडिक्ट करने के लिए कि इतने आवर में कितने फोल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी, या ये पॉपुलेशन कितने समय में इंक्रीज की है या कितनी की है, इसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो कि है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है जी। नाउ अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स की। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है दो तरह के मॉडल्स, यानी 2 तरह की ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो भी हमने देखा, जिसमें कोई कंट्रोल नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और दूसरा है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, यानी कि जहां पर एनवायरमेंट कंट्रोल कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। सो पहले बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो कर्व बनेगा वो बनेगा जे शेप कर्व, ये याद रखिएगा, जे शेप कर्व एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है। ओके, अब ग्राफ में एक्स एक्सिस पे मैं टाइम रखता हूं, वाई एक्सिस पे मैं पॉपुलेशन साइज रखता हूं, ठीक है जी। और मैं ग्राफ बनाता हूं तो टाइम के साथ जो पॉपुलेशन साइज है वो इंक्रीज कर रही है। शुरू में तो पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं की, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाती है। ये फेजेस हैं, एक्चुअली ये लैग फेज है, ये आगे हम बताएंगे, ये लैग फेज है।
फिर एक्सपोनेंशियल फेज है। सो शुरू में चूंकि पॉपुलेशन को एस्टैब्लिश होने में, इंडिविजुअल को मेच्योर होने में, एक्लेमेटाइज होने के लिए, अडाप्ट होने के लिए ये थोड़ा सा उन्होंने समय लिया अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में, लेकिन जैसे ही वो स्टेबल हुए उनकी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर गई, क्योंकि वहां पर कोई कंट्रोल, कोई लिमिटेशन नहीं था, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर उसको रेजिस्ट नहीं कर रहा था। ये है जे शेप्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, और इसको क्वेश्चन भी पूछता है, इसको हम कहते हैं आर सेलेक्टेड स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ ने सेलेक्ट की है, आर सेलेक्टेड स्पीशीज। ओके, नाउ this graph shows an exponentially increase in population size over the time. It represents a scenario where resources are resources are unlimited, कोई लिमिट नहीं है, और पॉपुलेशन कांस्टेंट रेट से बढ़ी जा रही है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज की जा रही है, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब इसी को लॉग ट्रांसफॉर्म ग्रोथ कर्व में मैं अगर देखूं, लॉग ट्रांसफॉर्म ग्रोथ क्या है, देखिए एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम रखा और वाई एक्सिस पर मैंने लॉग वैल्यू एन की जो नेचुरल लॉग वैल्यू यहां पर हमने रख दी, और इसके बाद जब मैंने ये कर्व या एनालिसिस किया, सो यहां पर जो है कर्व न मिलकर एक स्लोप मिला, ठीक है जी। तो इंस्टेंट ऑफ द प्लॉटिंग एन डायरेक्टली, मैं यहां पर एन नहीं रख रहा हूं, वहां पर एन था, यहां एन नहीं रख रहा हूं, मैंने यहां पर नेचुरल लॉगरिथम डाला, नेचुरल लॉग डाला पॉपुलेशन साइज की अगेंस्ट द टाइम, दिस इज द टाइम एक्स एक्सिस, और यहां पर मैंने नेचुरल लॉग डाला है, ठीक है जी। So this transformation linearizes the exponential growth, making it easier to analyze growth rate. ये ज्यादा इजी है to analyze the growth rate. अब यहां पर देखिए बैक साइड अगर मैं जाऊं, यहां पर ग्रोथ रेट एनालाइज करना एक पॉइंट पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कंपेरिजन टू दिस वन। सो अब लॉग ट्रांसफॉर्म ग्रोथ भी उसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ही एक एग्जाम्पल, एक पार्ट है, पर यहां पर मैं नेचुरल लॉग एन का ले रहा हूं, एन की जगह, मींस की नंबर की जगह मैं नंबर का नेचुरल लॉग ले रहा हूं टाइम के अगेंस्ट में। सो चूंकि मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि वो इजी हो जा रहा है मुझे कैलकुलेशन में और या फिर प्रेडिक्ट करने के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जो तीसरा है इसी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो ग्राफ बन रहा है, अब ये जो आर मैक्स है, अब मैं ले रहा हूं dn अपॉन dt मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन n, मीन्स अगर मैं यहां आपको ना समझ में आए मैं लिख दूं dn अपॉन dt मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन n, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है जी। सो dn अपॉन dt इक्वल टू 1 अपॉन n, इसको अगर मैं n के रेस्पेक्ट में, अब x पे मेरा n आ गया, वहां पर टाइम था, यहां पर n आ गया, के रेस्पेक्ट में अगर मैं इस पे ग्राफ बनाऊं तो आरमैक्स जो है वो एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, ये क्या लाइन आएगी कि विथ द नंबर ऑफ इन द पॉपुलेशन, किसी भी इसको प्रेडिक्ट आप कैसे करेंगे, इस तरह का ग्राफ आएगा तो नंबर बढ़ने से किसी भी पॉपुलेशन की जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ है वो बढ़ती नहीं है। मतलब कि ह्यूमन पॉपुलेशन अगर बिलियंस, 10 बिलियन 20 बिलियन पहुंच जाए तो उसकी जो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वो वही रहेगी, उसका नंबर ऑफ उससे, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक है। तो ये स्ट्रेट लाइन आपको ये बता रही है कि आरमैक्स वैल्यू इज नॉट चेंजिंग along with the number of individuals in the exponential growth, in the exponential growth. So इस तरह का जो थर्ड ग्राफ है वह ग्राफ है आपका R max का. The curve remains constant at R max, meaning the per capita rate of population increases does not change with population size. Okay.
नाउ नाउ द डबलिंग टाइम, अब मैं बात कर रहा हूं कि पॉपुलेशन डबल कब होगी। So doubling time is the time required for a population to double in size। अब population डबल कब होती है, उस टाइम को हम कहते हैं डबलिंग टाइम, TD। और इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में इस डबलिंग टाइम को कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू है नेचुरल लॉग 2/r। तो 2 का जो नेचुरल लॉगरिथम है उसको उसके इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ से डिवाइड कर दिया जाए तो डबलिंग टाइम निकल के आता है। ये फॉर्मूला है डबलिंग टाइम का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। टीडी इज अ डबलिंग टाइम, नेचुरल लॉग ऑफ 2 आर पर कैपिटा ग्रोथ रेट। अब इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, सपोज करिए एक बैक्टीरिया की स्पीशीज है जिसकी ग्रोथ रेट है 0.4 पर आवर। आर वैल्यू इज अ 0.4 पर आवर ग्रोथ रेट। तो इसकी डबलिंग टाइम क्या होगी, टीडी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 0.4। 2 का जो नेचुरल लॉग है वो है 0.693, 0.693 होता है। तो 0.693 डिवाइडेड बाई 0.4 मोर और लेस इक्वल टू 1.73 आवर। सो वह बैक्टीरिया जिसका ग्रोथ रेट 0.4 पर आवर है उसकी जो डबलिंग टाइम है वो है 1.73 आवर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सपोज बैक्टीरिया स्पीशीज हैविंग द ग्रोथ रेट दिस वन, व्हाट इज द डबलिंग टाइम। तो आप इसको, आपको वैल्यू लॉग नेचुरल लॉग 2 की पता होना चाहिए 0.693। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में ई कोलाई, हम सारे ई कोलाई का कल्चर करते हैं लैब में। तो ई कोलाई जो ऑप्टिमम लैब कंडीशन में डबलिंग टाइम है 20 मिनट्स। तो उसका जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो है 2.08 पर आवर। ओके, तो अगर आपको डबलिंग टाइम पता है तो उसका ग्रोथ रेट भी आप वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। नाउ अब हम बात करेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ की। हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात की जहां पर एनवायरमेंटल कंट्रोल नहीं है, यानी कि कोई भी लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। पर ऐसा होगा नहीं सारे एनिमल्स की कंडीशंस में। मैक्सिमम जो है वहां पर लिमिटेशन होगा, यानी कि नेचर का कैरिंग कैपेसिटी होगा जिसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो ये जो जे कर्व था आपका, ये जे कर्व कन्वर्ट हो जाएगा एस कर्व में। ओके, और इसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ किसी भी पॉपुलेशन की। इस लॉजिस्टिक ग्रोथ का अगर मैं बात करूं, एक्स एक्सिस पर है टाइम टी, वाई एक्सिस पर है एन। ठीक है जी। तो टी और एन के रेस्पेक्ट में जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो एस फेज बनेगा। पहले तो लैग फेज आएगा, वो वहां पर भी आ रहा था। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज आएगा, तेजी से बढ़ेगा, और लास्ट में जाकर स्टेबल हो जाएगी जब ये पहुंच जाएगा, टच कर जाएगा कैरिंग कैपेसिटी को। उस नेचर के, उस एरिया के कैरिंग कैपेसिटी को जब ये पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो टच कर जाएगा तो वो हो जाएगा स्टेबल। इसको कहा गया एस शेप लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ओके, की फीचर्स क्या हैं इसके? की फीचर्स हैं इनिशियली फेज, जो मैं बात करूं व्हेन n इज स्मॉल ग्रोथ फॉलोज द एक्सपोनेंशियल मॉडल। यहां पर इस फेज में तो ये एक्सपोनेंशियल मॉडल को ही फॉलो कर रहे हैं इनिशियल। ये इनिशियल एज पे। सेकेंड, growth rate decreases as n increases. Growth
स्टेशनरी फेज की जीरो हो गया, यहां पर तो स्टेशनरी हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया, क्योंकि आपका कैरिंग कैपेसिटी अवेलेबल ही नहीं है। ओके, सो 3 फेजेस हैं, ये 3 फीचर है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की और के सिलेक्टेड स्पीशीज या एस शेप कर्व की। इसमें अगर कर सकते ask what is the infection point. So infection point where the growth rate is highest and it is k/2. ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो कम होने लगेंगे, क्योंकि जैसे जैसे वो पहुंचेंगे करीब किसके कैरिंग कैपेसिटी के, उनकी ग्रोथ रेट क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो ये पैराबोला टाइप का आपका एक कर्व निकल के आएगा। इस कर्व का जो इंटरप्रिटेशन है वो हमने इसीलिए बनाया है कि आप देख सकें कि मैक्सिमम हाईएस्ट ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की कहां पे आ रही है, k/2 पे। नाउ जो तीसरा ग्राफ देखने को मिलता है जिसका क्वेश्चन बनता है, इंटरप्रिटेशन आता है, वह है रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा रेट इंक्रीज, पर कैपिटा रेट इंक्रीज यानी dn/dt मल्टीप्लाई बाई n। अच्छा, इसको फिर से मैं कहूंगा, ये n कैसे लिखा जाएगा, एक्चुअली ये है dn/dt इंटू 1/n। इसको इस तरह से समझे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये n ऐसे लिखा हुआ है कि dn/dt मल्टीप्लाई बाई n। ओके, ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा n। सो dn/dt मल्टीप्लाई बाई n एंड पॉपुलेशन साइज, x पे हमने पॉपुलेशन साइज रखा। अब देखिए कैरिंग कैपेसिटी पर रीच जब ये पहुंचेगा तो dn/dt क्या हो जाएगा, 0। ठीक है जी, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी पहुंच गया, अब ग्रोथ रेट के मतलब ही नहीं है, क्योंकि आगे आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। और यहां पर जो रिप्रोडक्टिव है वो आर मैक्स यहां पर है, जो कैरिंग कैपेसिटी से काफी दूर है। तो इसका इंटरप्रिटेशन है, जो वैल्यू है, यह है रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज। नाउ अब कुछ नोटेशंस हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा था कि जो कोहर्ट टेबल हमने शुरू में देखा था ना, उस कोहर्ट का एग्जांपल लेके, उस टेबल का एग्जांपल लेके कुछ पॉपुलेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेशन पार्ट है, हम ऑलरेडी थ्योरेटिकल पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा न्यूमेरिकल हो जाए, जिससे कि चीज़ें हम और इजी से समझ सकें। तो कुछ नोटेशन जो हम अभी तक यूज करते आए हैं उसका रिवीजन है। एक्स क्या है, एज ऑफ इंडिविजुअल। ओके, एज 0, 10, डे 0, 1, 2, 3 कोहर्ट में जो है x हम करते हैं एज ऑफ इंडिविजुअल। nx क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट द एज x। ये कैपिटल N हम अभी तक देखते आए हैं, nx
ओके, तो ये वही चीज है। एन एक्स क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एज एक्स। एल एक्स क्या है, सर्वाइवलशिप। सर्वाइवलशिप जो हमने कैलकुलेशन की थी, ठीक है, एन एक्स अपॉन एन नॉट एक फॉर्मूला था जिससे हमने सर्वाइवलशिप जो कर्व बनाया था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सर्वाइवलशिप कर्व, तो एल एक्स इज अ सर्वाइवलशिप। एम एक्स क्या है, फिकेंडिटी रेट। फिकेंडिटी रेट मीन्स कि पर फीमेल कितने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज अ फिकेंडिटी रेट, एम एक्स। ओके, नेक्स्ट है पी एक्स। पी एक्स क्या है, सर्वाइवल रेट। सर्वाइवल रेट, देखिए वो सर्वाइवल शिप था, ये है सर्वाइवल रेट, पी एक्स। इसके बाद डी एक्स क्या है, डी एक्स इज अ डेथ, तो एन एक्स माइनस एन एक्स प्लस 1, ये है हमारा डी एक्स। एक्स हम बार बार क्यों लगा रहे हैं, एक्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एट द एज ऑफ एक्स कितनी डेथ हुई। क्यू एक्स है मोटिलिटी रेट, ओके, मोटिलिटी रेट और प्रोबेबिलिटी डाइंग बिटवीन द एक्स एंड एक्स प्लस। अब आइए, ये है मेरा कोहर्ट टेबल जो उस समय हमने बात की थी। अब इस कोहर्ट टेबल को एक बार फिर देख लें। मेरे पास एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन का कोहर्ट टेबल है। एज 0 पर उसका सर्वाइवल 1000 है और उसके पास कोई क्षमता नहीं है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने की। एज 2 पर वो 900 हो जाता है, थर्ड डे पे मीन्स कि डे 2 पे 820 हो जाता है, 750, 680, 620। जब वह एज 6 डे पे आता है तो उसका पॉपुलेशन रह जाता है नंबर 1550 और पर पेरेंट एक ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने की क्षमता आ जाती है। इसके बाद ये क्षमता नंबर तो यहाँ कम हो रहा है, 550 टू 50, 500, 500 टू 450 टू 400, ठीक है, पर जो उनकी पर कैपिटा पर पेरेंट ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने की क्षमता बढ़ रही है और ये बढ़ रही है कहाँ तक, 10th डे तक, 12। उसके बाद वो रिड्यूस कम होने लगता है, डिक्रीज करने लगता है और डे 16 पर उनकी सारे के सारे 1000 जो मैंने स्टडी शुरू की थी वो 0 हो जाती है, यानी कि सारे सारे डेथ हो गई। अब इस बेस पर मुझे सर्वाइवल निकालना है, पी एक्स। मैं कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला यूज करूंगा, एन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। देखिए यहां 0 नहीं है। अगर मुझे सर्वाइवल निकालना है एट एज 2 पे, 2 डेज, सो एन एक्स प्लस 1 क्या होगा मेरा, वो होगा 820 और एन एक्स क्या होगा उसके प्रीवियस वाला यानी कि 900। ठीक है जी। अब 900, 820 को 900 से मैंने डिवाइड किया तो जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 0.91। तो 0.91, ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई। तो इस तरह से मैं निकालूंगा सर्वाइवल और पीएक्स। व्हाट इज पीएक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग फ्रॉम एज एक्स टू एक्स, यानी कि आज से कल तक, ये कोहर्ट टेबल डे में है, तो आज से कल तक क्या प्रोबेबिलिटी है उस पॉपुलेशन के कितने सर्वाइव कर सकेंगे, उसका क्या सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्वाइवल, पीएक्स। सर्वाइवलशिप एलेक्स की मैं बात करूं, अब एलेक्स कैसे निकालेंगे, एलेक्स क्या होगा, एन एक्स अपॉन एन नॉट, मीन्स कि अगर मैं सेकेंड डे का एलेक्स निकालूं, एल एक्स, तो इसका एन एक्स कितना हो जाएगा 820 और एन नॉट तो हमेशा फिक्स है 1000 डिवाइडेड बाई 1000, तो वैल्यू आ जाएगी 0.82। तो सर्वाइवलशिप का फॉर्मूला है एन एक्स अपॉन एन नॉट और सर्वाइवल का जो फॉर्मूला है वह है आपका एन एक्स प्लस 1 अपॉन एन एक्स। ठीक है, अब इसकी नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या है, व्हाट इज द नेट रिप्रोडक्टिव रेट, तो नेट रिप्रोडक्टिव रेट अगर मैं पूरा निकालूं तो आर नॉट द मीन नंबर ऑफ फीमेल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय फीमेल ड्यूरिंग हर टाइम। अब आर नॉट निकालेंगे कैसे, समीशन ऑफ, आप इनको सम कर लें, किसको, एलेक्स और एमएक्स की मल्टीप्लाई को सम कर लीजिए। एलेक्स सर्वाइवलशिप अभी हमने निकाला,
mx ऑलरेडी टेबल में दिया था, ठीक है, कि एट द एज ऑफ द, आप देख रहे हैं ना कि 10th डे द मैक्सिमम कैपेसिटी 6 डे पे पहला लाइफ ऑफ स्प्रिंग बर्थ हुआ। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करके करूं तो ये टेबल, ये जो कॉलम है ये बन रहा है LX और इसका सम बनेगा R0। R0 इज अ नेट रिप्रोडक्टिव रेट। अब नेट रिप्रोडक्टिव रेट से क्वेश्चन क्या बन के आता है, अगर R0 की वैल्यू 1 से ज्यादा है, सॉरी लेस है, लेस देन 1, सो पॉपुलेशन इज डिक्लाइन, पॉपुलेशन कम हो रही है क्योंकि नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1 से कम है। अगर R0 की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, और अगर R0 की वैल्यू 1 के बराबर है तो पॉपुलेशन स्टेशनरी है। तो इसलिए हम नेट रिप्रोडक्टिव रेट निकालते हैं, जिससे कि अगेन हमें पता चल सके, एक तो ग्राफिकल फॉर्म था जो हमने देखा, एक है इस नेट रिप्रोडक्टिव रेट फॉर्मूले के थ्रू, जिससे हमें पता चल सके कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्लाइन है या स्टेशनरी है। ठीक है जी ना। अब पॉपुलेशन को रेगुलेट कौन करता है? पॉपुलेशन हमने कहा ना लॉजिस्टिक, सो रेगुलेट होते कैसे हैं? पहला है पॉपुलेशन रेगुलेशन, ये क्वेश्चन आते हैं, ये है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स। कभी कभी जो पॉपुलेशन है वह कंट्रोल होती है अपने ही डेंसिटी से। अगर उसकी डेंसिटी बढ़ गई, इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि इस हाउस फ्लाई की जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है इस जार के अंदर, उसकी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कंट्रोल्ड, स्टेशनरी हो जा रही है, उसका रेट कम हो जा रहा है। जाहिर सी बात है, ये जार क्या है, कैरिंग कैपेसिटी इस हाउस फ्लाई का। ठीक है जी, तो यह डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। तो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर में कौन कौन से हैं जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं? अब क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा। कैसा कंपटीशन? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, विद इन स्पीशीज एंड स्पीशीज टू स्पीशीज, दोनों तरह के कंपटीशन क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रिडेशन, प्रिडेशन बढ़ेगा, जब ज्यादा नंबर हैं तो प्रिडेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। और तीसरा है पैरासिटिज्म, और स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज भी फास्ट होगा, कम्युनिकेबल डिजीजेस भी फास्ट स्प्रेड होंगे, पैरासिटिज्म भी तेजी से बढ़ेगा। तो ये सारे फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं, और इन सारे फैक्टर आते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स ऑफ द पॉपुलेशन रेगुलेशन। नाउ पर एक रूल है जो क्वेश्चन आता है, और वो रूल है आपका एली इफेक्ट। एली इफेक्ट याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है व्हाट इज द एली इफेक्ट। एली इफेक्ट इज जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट फैक्टर्स थे ना, उसके अपोजिट कुछ साउंड करता है। एली इफेक्ट कहता है कि एक्सेप्शंस वेयर पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीजेस, जहां पर पॉपुलेशन की ग्रोथ इंक्रीज कर रही है वहां पर जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, डिक्लाइन हो जाए। कभी कभी जब ग्रोथ इंक्रीज करती है तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप लेके आती फिटनेस एंड पॉपुलेशन साइज में। ओके, सो पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीजेस विथ पॉपुलेशन साइज। जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज बढ़ेगी, एली इफेक्ट कहता है, वैसे वैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ भी बढ़ेगी। पॉपुलेशन साइज बढ़ गई तो पॉपुलेशन की ग्रोथ भी बढ़ गई। क्यों? तो इस इफेक्ट में कहा गया कि मेट लिमिटेशन जो था वो खत्म हो गया, पॉपुलेशन साइज बढ़ गई तो मेटिंग चांसेस भी बढ़ गए। तो मेटिंग चांसेस बढ़ गए तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी बढ़ गई, तो पॉपुलेशन साइज बढ़ेगी। प्रिडेशन का जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। मोर आइज इज बेटर देन द लेस और सिंगल पेयर।
कि जब ज़्यादा आंखें होंगी, जब ज़्यादा इंडिविजुअल होंगे तो प्रिडेशन रिस्क भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो एक दूसरे को अलार्म कर सकेंगे, सचेत कर सकेंगे, ठीक है। कुछ इंगेज होंगे, कुछ अपना चौकन्ना होंगे, तो प्रिडेशन रिस्क भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो जेनेटिक मैकेनिज्म है, जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, वह एली इफेक्ट में रोल प्ले करते हैं। जब पॉपुलेशन साइज बढ़ेगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज करेगी, जेनेटिकली वो मोर स्ट्रांग होंगे। सो ये सारी वजह जो कि कंट्रास्टिंग है आपके डेंसिटी डिपेंडेंट के, वो है एली इफेक्ट। तो एली इफेक्ट पूछता है कभी कभी, तो एली इफेक्ट आप समझ जाएं कि जब पॉपुलेशन साइज बढ़ेगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी इंक्रीज करेगी। जो सेकंड है आपका रेगुलेशन, वह है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। यानी कि इसका डेंसिटी से रेगुलेशन तो है, पर इसका डेंसिटी पॉपुलेशन साइज से कोई लेना देना नहीं। तो किससे लेना देना है? अगर मैं बात करूं ड्रॉट की, अर्थक्वेक की, फायर की, सीजन की, फ्लड की, सो ये सारे जो नेचुरल डिजास्टर हैं, जो नेचुरल एक्टिविटीज हैं, इनकी वजह से भी पॉपुलेशन क्या होती है, ऊपर नीचे कंट्रोल होती है। इस तरह के फैक्टर्स को हम कहते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। इस ग्राफ में आप देखिए, इस फ्लाई, ये जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट की पॉपुलेशन आपकी कब बढ़ी, दिसंबर। आप पॉपुलेशन देखिए इंक्रीज कर गई, यानी कि ये जो सीजन है, इसके बाद इसकी पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई। यानी सीजन जो है, अब सीजन पे तो ये इंडिपेंडेंट है, डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं। वो जो टेम्परेचर आया, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में फेवरेबल कंडीशन है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई। जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो पॉपुलेशन उसकी डिक्रीज कर गई। तो दिस इज द डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। पॉपुलेशन साइज का उसके रेगुलेशन में कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्वेश्चन आता है डेंसिटी डिपेंडेंट, डेंसिटी इंडिपेंडेंट। तो डेंसिटी डिपेंडेंट क्या है, जब डेंसिटी बढ़ेगी तो पॉपुलेशन साइज कंट्रोल होगी, मॉनिटर्ड होगी, रेगुलेटेड होगी, ठीक है जी। उनमें कंपटीशन बढ़ेगा, उनमें डिजीज बढ़ेंगे। और जब डेंसिटी इंडिपेंडेंट में क्या हुआ कि डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल प्रोसेस, कभी कभी टेम्परेचर, फायर, फ्लड, वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉट एवर कैन बी डन, उससे पॉपुलेशन हमारी कंट्रोल होती है। तो ये था हमारा पॉपुलेशन इकोलॉजी। और इकोलॉजी का सेक्शन अभी चल रहा है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे कि पॉपुलेशन इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे।